रामधन नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उससे बहुत सा लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। इसलिए उसने सोचा व्यापारी बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापारी करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा गया, जिसे साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवार हो। बूढ़े रामधन की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग जो वर्षों से रामधन के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध रामधन तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। अब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठानी। रामधन को उसके चाहते लोग ने इस बात की सूचना दी। तब रामधन ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़ अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी जो उसके साथ जाना चाहता है वो जा सकता है। अब दो अलग अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रामधन कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक गणपत कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों सवार थे। सफर शुरू हुआ। रामधन और गणपत अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चल रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और रामधन और उसके साथी पीछे रह गए। रामधन की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामधन को कोस रहे थे, कहते कि वो नौजवान की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे रामधन की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब रामधन सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा, साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिसमें वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ेगा। तब रामधन मूर्छित प्रस्ताव देकर बोलता है, इसलिए तो मैंने नौजवानों की इस टोली को आगे जाने दिया। यह सभी नौजवानों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी
आसपास कोई जंगल भी हो सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश न होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं तो फल फूल कैसे हो सकते हैं। और जरा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, न ही हवा में बारिश की ठंडक है, न ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोग की बात पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और न ही कहीं पर रुकना। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कई लकड़हार और छोटी छोटी रेलगाड़ियाँ मिलती है। वे सभी कंकाल यंत्रों की टोली के लोग हैं और केवल उनमें से एक भी नहीं बोल सकता, क्योंकि एक ही डर से अपने शरीर रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। और ब्राह्मण कहते हैं, प्रभु इन लोगों ने तुम्हारे घर पर आने बिचौलियों को अपने घर से भेजा होगा। और इस अतः मनुष्य को आकाश में अपने जीवन कहाँ नहीं है। धनवान प्रभु जो साधा परिंदे को कहते हैं, इस तरह एक दिन यहाँ प्रगति में बना हुआ, क्योंकि ये सभी बिचौलिए जरूर ही हमारे पीछे फैसला करोगे कि प्रभु को यहाँ से बुलाकर लेकर जाए। इस बढ़ते अनुभव की कमी और कम उन्नति से और कोई बात नहीं बता रहा। अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। हम लोग कभी भी पूर्वजों